नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल जीके वाला हब पर। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ सीईटी के लिए राजस्थान राज्य व्यवस्था, जिसमें आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगी। सीईटी, राजस्थान पुलिस, एलडीसी, रीट और आरएस के लिए उपयोगी है। राज्यपाल टॉपिक मैं आज शुरू कर रहा हूँ। एमसीक्यू बैच रहेगा ये, जो पूरी सीईटी का कोर्स मैं करवाऊँगा आपको। राजस्थान जीके का पूरा सीईटी का कोर्स है, वो मैं आपको यूट्यूब पर फ्री कराने वाला हूँ। बिना कुछ देरी के आज का टॉपिक राज्यपाल शुरुआत करते हैं और एमसीक्यू देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि राज्यपाल के कौन कौन से अनुच्छेद राज्यपाल से पद से संबंधित है। भारत के संविधान भाग 6 में राज्यपाल का उल्लेख किया गया है, जिसमें राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद निम्नानुसार है। अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल। इसमें क्या लिखा है? सभी राज्यों में एक राज्यपाल होगा। यह अनुच्छेद 153 में लिखा है। अनुच्छेद 154 जिसमें क्या लिखा है? राज्य की कार्यपालिका की शक्ति अनुच्छेद 154 में है। अनुच्छेद 155 जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति लिखा हुआ है। अनुच्छेद 156 में इसमें राज्य की पदावली लिखा है, कितने वर्ष का पद रहेगा। और अनुच्छेद 157 में लिखा है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए योग्यता क्या क्या रहेगी। अनुच्छेद 158 में लिखा है राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें क्या रहेगी। राज्यपाल के पद की शर्तें या कार्यालय की शर्तें क्या रहेगी। अनुच्छेद 159 जिसमें लिखा है राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान। शपथ कौन दिलाता है, इसका प्रतिज्ञान क्या है, यह अनुच्छेद 159 में है। अनुच्छेद 160 किससे संबंधित है? कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन है, चाहे आपातकालीन और ऐसा आकस्मिक जो भी पद है, जो भी पावर है, वो अनुच्छेद 160 में है। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 161, ये किससे संबंधित है? सभा आदि और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन और परिहार या लघुकरण की राज्यपाल की शक्ति। इन तीनों नाम से देख, दंडादेश, निलंबन और परिहार एवं लघुकरण। कोई सजा है उसे दंड कैसे दे? अगर फांसी करवानी है या फांसी माफ करवानी है, निलंबन करना है किसी को, परिहार करना है या लघुकरण या सजा में कुछ लघुकरण करना है, राज्यपाल के पास शक्ति होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 161 के तहत। अनुच्छेद 162 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। राज्य के प्रति कार्यपालिका शक्ति का कितना विस्तार है राज्यपाल पद का, यह अनुच्छेद 162 में लिखा है। अनुच्छेद 163 मंत्रिपरिषद या मंत्रिपरिषद का राज्यपाल को सहयोग तथा सलाह देना। राज्यपाल मंत्रिपरिषद को क्या सहयोग कर सकता है, क्या सलाह दे सकता है, यह अनुच्छेद 163 में है। अनुच्छेद 164 क्या कहता है? मंत्रियों से संबंधित अन्य प्रावधान जैसे नियुक्ति, कार्यकाल एवं वेतन। किस मंत्रियों की, कैबिनेट मंत्रियों की, राज्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। उनकी नियुक्ति करना, उनका कार्यकाल निश्चित करना, उनका वेतन निश्चित करना, ये राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 165 क्या कहता है? ये राज्यपाल। अब देखते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 क्या कहता है? इसमें एक राज्य में एक राज्य महाधिवक्ता होगा। महाधिवक्ता क्या करता है? एक वकील होता है जो राज्य सरकार के जितने भी कोर्ट कचहरी के मामले होते हैं वो देखता है। ये इनकी नियुक्ति कौन करता है? वो राज्यपाल करता है। 165 अनुच्छेद 165 के तहत। अनुच्छेद 166 क्या कहता है? अनुच्छेद 166 राज्य की सरकार द्वारा संचालित कार्यवाही। राज्य में कौन कौन सी कार्यवाही संचालित है कि नहीं है, कौन सी करनी है, ये सब अनुच्छेद 166 के तहत राज्यपाल करता है। अनुच्छेद 167 जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं। राज्यपाल को सूचना देने इत्यादि मुख्यमंत्री का दायित्व है। ये इसका मुख्यमंत्री का दायित्व है, आपको याद रखना है, जो राज्यपाल को सूचना देना। अनुच्छेद 174 क्या कहता है? राज्य अधिवक्ता का छात्रावास और भंग करना। राज्य विधायिका का छात्रावास और भंग करना, ये तीनों राज्यपाल पर निर्भर है और अनुच्छेद 174 के तहत। अनुच्छेद 175 क्या कहलाता है? क्या कहता है? राज्यपाल का राज्य विधायिका के सभी अथवा दोनों सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने का अधिकार 175 के तहत है। अनुच्छेद 176 देखते हैं। अनुच्छेद 176 राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन अनुच्छेद 176 के तहत बुलाया जाता है। अनुच्छेद 200 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 200 के तहत विधेयक पर सहमति। राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों को स्वीकृति प्रदान करना राज्यपाल का अधिकार या दायित्व है, जिसमें यह सहमति देता है। अनुच्छेद 200 के तहत।
अनुच्छेद 201 में क्या कहता है? राज्यपाल द्वारा विधायक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रखना। कोई विधायक है जो राज्यपाल का विधायक जो राष्ट्रपति में विचारधान सुरक्षित रह सकता है, विचाराधीन रह सकता है, ये 201 में कहलाता है। अनुच्छेद 213 राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति किसमें है? ये पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है। 213 राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति 213 में है। अनुच्छेद 217 राज्यपाल की उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति द्वारा सलाह देना, ये 217 में है। राज्यपाल है और राष्ट्रपति को सलाह देता है उनकी नियुक्ति। किसकी नियुक्ति? राज्य न्यायालय की, उच्च न्यायालय की न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में राष्ट्रपति को सलाह देता है। कौन देता है? राज्यपाल देता है। किसके तहत देता है? 217 के तहत देता है। अनुच्छेद 233 क्या कहलाता है? अनुच्छेद 233 में ये कहा गया है कि राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाएगी। जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ये सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको लिखना है राज्यपाल करता है और किसके तहत करता है? 233 के तहत करता है। अनुच्छेद 234 में क्या लिखा है? राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति। न्यायिक सेवा जैसे न्यायाधीश के अलावा, न्यायाधीश के अलावा जो भी न्यायाधीश होते हैं, न्यायाधीशों के अलावा जो भी जज होते हैं, छोटे जज होते हैं, जैसे हाईकोर्ट में है, वैसे मुख्य जज के अलावा कोई भी जज है उसकी नियुक्ति 234 के तहत की जाती है। अब देखते हैं MCQ इनसे रिलेटेड और राज्यपाल के रिलेटेड देखते हैं। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है? एक राज्यपाल है, एक व्यक्ति है, 2 राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ये किस अनुच्छेद में लिखा है आपको ये बताना है। क्या अनुच्छेद 152 है, क्या 153, क्या 155, क्या 156? तो ये हमने सबसे पहले ही देखा था। अनुच्छेद 153 के तहत हर राज्य में एक राज्यपाल होगा, परंतु एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। इसकी व्याख्या उत्तर देखो 2 लिखा हुआ है इसमें। अनुच्छेद 153 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, परंतु 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा इसमें एक जोड़ा गया है, एक मतलब संशोधन जोड़ा गया जिसमें एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। अनुच्छेद 152 के राज्यपाल की परिभाषा है 55 में नियुक्ति है और 156 में कार्यकाल है। आपको ये तीनों याद रखना है, 152, 155 और 156। 152 में क्या है? राज्य की परिभाषा है, 155 में राज्यपाल की नियुक्ति है, 156 में राज्यपाल का कार्यकाल है। आपके सामने दूसरा क्वेश्चन, राज्यपाल पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 2 कथन दिए हुए, इन पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, संविधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने के आधार पर कहीं उल्लेख नहीं है। क्या उल्लेख है या क्या नहीं है आपको बताना है। दूसरा स्टेटमेंट ये कहता है, राज्यपाल के पद की योग्यता के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी न होना एक अनिवार्य संवैधानिक शर्त है। इसमें से कूट सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर क्या होगा इसमें आपको यह बताना है। क्या केवल एक है, क्या केवल 2 है, या दोनों है, क्या ना 2 ना 3? तो मैं आपको बता दूं, ये केवल एक सही है जिसमें संविधान में राज्यपाल उसके पद को हटाने के अधिकारों का उल्लेख नहीं लिखा हुआ है, लेकिन राज्यपाल पद की योग्यता के लिए संबंधित राज्य के मूल निवासी न होना एक अनिवार्य संवैधानिक शर्त है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसकी व्याख्या क्या कहती है? उत्तर 1 में यह लिखा है, इसका उत्तर 1 होगा जिसमें केवल एक है। व्याख्या, संविधान के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रयास पर्यंत कार्य करता है, यह पद धारण करता है। अनुच्छेद 156(1) में यह लिखा है कि प्रशांत पर्यंत कार्य करता है। उसे किस आधार पर हटाया जाएगा इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। आपको ये जरूर याद रखना है, उसके पद से हटाया जाएगा, इसमें कोई उल्लेख नहीं है। दूसरा कथन यह है, क्योंकि संबंधित राज्य का निवासी न होना केवल एक परंपरा है, न कि संवैधानिक शर्त है। संविधान में केवल 2 योग्यता लिखी है, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। राज्यपाल में 2 योग्यता लिखी है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने तीसरा क्वेश्चन, यदि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो उसे दिए जाने वाले प्रति उपलब्धियों का और भत्ते का क्या होगा? क्या राष्ट्रपति के इच्छानुसार तय होते हैं? क्या आपको बताना है इसमें से सही कौन सा है। दोनों राज्यों द्वारा बराबर बांटे जाते हैं, क्या ये सही है?
उन राज्यों के बीच में ऐसे अनुपात में आवंटित किए जाएंगे जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा अवधारित करें। राष्ट्रपति ये दोनों राज्यों पे जितने अब एक राज्यपाल है जो 2 राज्यों का है, जैसे कि हरियाणा में और पंजाब के एक ही राज्यपाल है, तो उन दोनों राज्यों के आवंटित जितने काम कार्यकाल किया उनका वेतन राष्ट्रपति अपने आदेश पर निर्धारित करता है। क्या ये सही है? केंद्रीय संचित निधि से भारित होता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी सही, जिसमें राष्ट्रपति एक राज्यपाल की दोनों राज्यों में जितने आवंटित पद हैं या जितना कार्य किया उनका दोनों का परसेंट निकाल या अनुपात निकाल कर उनको उपलब्धियां या भत्ते देता है। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। इसमें उत्तर हो जाएगा सी, अभी बताया मैंने। व्याख्या अनुच्छेद 158(3) के साथ आपको पूरा याद रखना है। अनुच्छेद 158(3) में यह लिखा है कि जब एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसके वेतन भत्ते उन राज्यों के बीच राष्ट्रपति द्वारा तय अनुपात में बांटे जाते हैं। किसके द्वारा बांटे जाते हैं? राष्ट्रपति के द्वारा अनुपात में बांटे जाते हैं। ये वेतन राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। कहाँ से दिया जाता है? संचित निधि से, राज्य की संचित निधि से दिया जाता है। और कौन देता है? राष्ट्रपति ये निर्धारित करके देता है, अनुपात में बांट कर देता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। आपके सामने चौथा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए। राज्यपाल, राजस्थान के राज्यपाल पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर कौन कौन सा सत्य है? इसमें यह आपको बताना कौन सा सत्य है। पहला कथन यह है, राज्यपाल की नियुक्ति के वारंट या नियुक्ति पत्र को राज्य के मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है। क्या यह सही बात है? दूसरा क्या कहता है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। इसमें से आपको यह बताना है दोनों में से कौन सा सही है। केवल एक सही है, केवल 2 सही है, या एक और दोनों सही है? क्या न तो एक सही है और न ही 2 सही है? आपको बताना इसमें से कौन सा सही है। तो मैं आपको बताऊं तो इसमें से एक और दोनों सही है, जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति जो नियुक्ति पत्र है वो मुख्य सचिव द्वारा पढ़ा जाता है और राज्यपाल को उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति होने पर वरिष्ठ न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये दोनों बातें सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें ये देखो सी है, पहला और दूसरा दोनों सही है। व्याख्या क्या कहती है? अनुच्छेद 155 के तहत राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित वारंट या नियुक्ति पत्र द्वारा करता है, जिसे राज्यपाल के मुख्य सचिव द्वारा राजभवन में पढ़कर सुनाया जाता है। अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। किसके तहत है? अनुच्छेद 159 के तहत राज्यपाल की शपथ का प्रावधान है। ये संवैधानिक है। जिस संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उपलब्ध या ना उपलब्ध हो तो वरिष्ठ न्यायाधीश द्वारा दिलाया जाता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? आपको बताना है सुमेलित नहीं है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है? राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में नियुक्त होता है। क्या अनुच्छेद 154 में ये लिखा हुआ है? आपको ये बताना है। अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि है। क्या इसमें अनुच्छेद 156 में पदावधि लिखता है? पहले हमने देखा था अनुच्छेद 156 में क्या लिखा है। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल पद के लिए शर्तें हैं। क्या 157 में पद और पद की शर्तें हैं? अनुच्छेद 159 में क्या लिखा है? राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। इसमें सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है। इसमें सी सुमेलित नहीं है। सी सुमेलित क्यों नहीं है? अब ये व्याख्या देखते हैं। ये 3 सही है। 154 में सही बात है, 156 में पदावधि है, 159 में शपथ और प्रतिज्ञान है। 157 क्या कहता है? अनुच्छेद सी गलत है। अनुच्छेद 57 क्या कहता है? देखिए, राज्यपाल की नियुक्ति 157 के तहत होती है। योग्यता दी गई है, नियुक्ति होने की योग्यता दी गई है। इसमें 157 में क्या है? योग्यता है, नागरिकता हो, भारत का नागरिक हो और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। जबकि अनुच्छेद 158 में राज्यपाल के पद के लिए शर्तें दी गई है, जैसे लाभ का पद न हो, संसद विधानमंडल का सदस्य न हो, बाकी सभी युग्म सुमेलित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6वां क्वेश्चन, राज्यपाल की परिउपलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार का संबंध कौन सा कथन असत्य है? इसमें से एक सत्य है, 3 सत्य है और एक असत्य है। आपको बताना है कौन सा असत्य है।
पहला क्या कहता है, कार्यकाल के दौरान उसकी उपलब्धियां भत्ते को कम नहीं किया जा सकता। क्या ये सही बात है? वह अपने आधिकारिक कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। क्या ये सही बात है? उसके कार्यकाल के दौरान उसे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में आपराधिक कार्यवाही शुरू की जा सकती है। क्या ये सही बात है? उसे बिना किराए दिए शासनीय निवास राजभवन का उपयोग का अधिकार है। ए बी और डी ये तीनों सही है, लेकिन सी गलत है। जिसमें क्या लिखा है, उसका कार्यकाल के दौरान विरुद्ध किसी भी न्यायालय के आपराधिक मामला शुरू नहीं किया जा सकता। ये राज्यपाल के लिए है। इसकी व्याख्या की बात करें तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा। इसकी व्याख्या अनुच्छेद 361 के तहत राज्यपाल का विशेष संरक्षण प्राप्त है। कार्यकाल के दौरान राज्यपाल के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्यवाही शुरू या जारी नहीं रखी जा सकती। दीवानी सिविल मामलों में 2 महीने के लिखित नोटिस देने के बाद ही कार्रवाई हो सकती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन, राजस्थान में 1 नवंबर 1956 से पूर्व राज्य में सर्वोच्च पद राज प्रमुख कौन सा आसीन थे? मतलब राज प्रमुख पर कौन आश्रित थे या उस पद पर कौन थे, आपको ये पूछा गया 1 नवंबर 1956 से पूर्व। महाराजा गंगा सिंह, सवाई मान सिंह सेकंड जयपुर, महाराणा भोपाल सिंह और महाराव भीम सिंह। तो ये बी उत्तर हो जाएगा आपका, सवाई मान सिंह जयपुर वाले। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसमें बी उत्तर व्याख्या, राजस्थान के एकीकरण के समय 30 मार्च 1949 को जयपुर के महाराजा सवाई मान सिंह सेकंड को जीवन पर्यंत के लिए राज प्रमुख बनाया गया था। 7वें संविधान संशोधन 1 नवंबर 1956 के द्वारा राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया, राज्यपाल का पद सृजित किया गया था। आपको पूछेंगे राज प्रमुख का पद समाप्त कब किया, तो 1 नवंबर 1956 को राज प्रमुख का पद समाप्त कर दिया था और उसकी जगह राज्यपाल का पद सृजित कर दिया गया था। 8वां क्वेश्चन इसमें पूछा है, राज्यपाल की पदावधि के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन सही है, या विचार करके बताइए कौन सा कथन सही है। पहला कथन है, राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करता है। क्या ये सही बात है? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, 5 वर्ष के लिए पद धारण करता है। दूसरा कथन है, 5 वर्ष की अवधि समाप्त होने के बावजूद वह तब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। क्या यह सही बात है? हाँ, ये सही बात है। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। क्या कहती है इसकी व्याख्या, अनुच्छेद 156(3) के तहत राज्यपाल सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, परंतु अनुच्छेद 156(3) के परंतु अनुसार वह पद की अवधि समाप्त हो जाने पर जब तक पद पर बना रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी पद धारण नहीं कर लेता, ताकि राज्य में संवैधानिक शून्यता न आए। तो अनुच्छेद 156(3) और 156(3) के तहत आप क्या पूछा जाए तो कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष है, और जब तक वो दूसरा पद पर न आ जाए तब तक राज्यपाल उसी पद पर प्रशांत पर्यंत। 9वां क्वेश्चन, भारत के किसी राज्य के राज्यपाल के संबंध में सहकारी आयोग ने क्या सिफारिश की थी? सहकारी आयोग की सिफारिश बतानी है जो राज्यपाल के संबंध में हो, आपको ये पूछा गया है। तो इसमें से वह कौन सी सहकारी आयोग की सिफारिश थी? क्या राज्यपाल पद चयन के मुख्यमंत्री के पैनल से होना चाहिए? क्या उनकी ये सिफारिश थी? वह राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और स्थानीय राजनीति की घनिष्ठ रूप से जुड़ा हो। क्या ये सही बात है? वह सत्तारूढ़ दल का एक सक्रिय राजनेता होना चाहिए। क्या यह सही बात है? क्या राज्यपाल का पद पूर्णतः समाप्त कर देना चाहिए? क्या सहकारी आयोग ने यह कहा था या इसकी सिफारिश ये थी? तो सहकारी आयोग की सिफारिश प्रतिष्ठित व्यक्ति होना और स्थानीय राजनीति के घनिष्ठ रूप से जुड़ा होना, आपका उत्तर हो जाएगा बी। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहता है। 1983 से गठित सहकारी आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए, वह स्थानीय राजनीति के सक्रिय न हो तथा उसकी नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री से अनिवार्य रूप से परामर्श किया जाना चाहिए ताकि केंद्र राज्य से संबंध सुदृढ़ हो। यह सहकारी आयोग की सिफारिश थी। सहकारी आयोग कब बना, यह कब गठित हुआ? तो 1983 को हुआ था। आपको ये याद कर लेना है, ये सहकारी आयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10वां क्वेश्चन क्या कहता है? 10वां क्वेश्चन देखिए, वेंकटचल्य आयोग NCRWC 2002 में बना राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में क्या सिफारिशें की थी?
आपको बताना है NCRWC 2002 ने राज्यपाल को हटाने के संदर्भ में कौन सी सिफारिश की थी? वेंकटाचलम आयोग। राज्यपाल को केवल महाभियोग द्वारा हटाया जाना चाहिए। क्या इनकी सिफारिश ये थी कि राज्यपाल के कार्यकाल 5 वर्ष के लिए निश्चित होना चाहिए और उसे समय से पूर्व हटाने में मुख्यमंत्री की सहमति अनिवार्य है? क्या यही सिफारिश की थी? यदि राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले हटाना हो तो केंद्र सरकार को राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। डी ऑप्शन क्या कहता है? राज्यपाल को हटाने का अधिकार केवल राज्य की विधानसभा के पास होना चाहिए। तो वेंकटाचलम आयोग की क्या सिफारिश थी राज्यपाल को हटाने के लिए? तो इसमें आपका सी हो जाएगा, जिसमें क्या कहा गया? यदि राज्यपाल को 5 वर्ष से पहले हटाना हो तो केंद्र सरकार को राज्य के मुख्यमंत्री से परामर्श करने के बाद ही ऐसा करना चाहिए। क्या कहती है इसकी? राष्ट्रीय संविधान कार्यकरण समीक्षा आयोग वेंकटाचलम आयोग ने सिफारिश की थी कि राज्यपाल का 5 वर्ष का कार्यकाल सामान्य पूरा होना चाहिए। यदि इसके बीच से हटाना अपरिहार्य हो तो मुख्यमंत्री विचार परामर्श के प्रक्रिया को अपनानी चाहिए। मतलब कि अगर राज्यपाल को पहले हटाना हो तो मुख्यमंत्री से सिफारिश करनी होगी, विमर्श करना होगा। 11वां क्वेश्चन, पुंछी आयोग कब बना था? 2010 को बना था। पहला क्वेश्चन तो ये आपको याद कर लेना है। निम्नलिखित में से कौन सी सिफारिश राज्यपाल के पद से संबंधित है? पुंछी आयोग की कौन सी सिफारिश है आपको ये बतानी है। पहला ऑप्शन है राज्यपाल की नियुक्ति के लिए संसद के अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और विपक्ष का नेता सम्मिलित होना चाहिए। क्या पुंछी आयोग की ये सिफारिश थी? हाँ, ये सिफारिश पुंछी आयोग की थी। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है? राज्यपालों के लिए संविधान में महाभियोग जैसी प्रक्रिया अपनाकर हटाने का प्रावधान होना चाहिए। तो इसमें दोनों सही हो जाएंगे। पुंछी आयोग के ये दोनों सिफारिशें थी। आपका उत्तर हो जाएगा सी। अब देखते हैं पुंछी आयोग के बारे में। मदन मोहन पुंछी आयोग 2010 ने राज्यपाल को पद को राजनीतिकरण को रोकने के लिए महत्वपूर्ण सिफारिश दी। आयोग ने कहा कि राज्यपाल की नियुक्ति एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा होना हो और उसे हटाने के लिए राज्य विधानमंडल द्वारा महाभियोग जैसी राष्ट्रपति को हटाते हैं वैसे तर्ज पर महाभियोग से व्यवस्था होनी चाहिए। ये पुंछी आयोग की सिफारिशें थी। 12वां क्वेश्चन, किसी राज्य के राज्यपाल के त्याग पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन संवैधानिक रूप से सत्य है? आपको बताना है राज्यपाल के त्याग पत्र के संदर्भ में संवैधानिक रूप से सत्य कौन सा है। ए ऑप्शन क्या कहता है? वह अपना त्याग पत्र राज्य के मुख्य न्यायाधीश को सौंपता है। बी कहता है वह अपना त्याग पत्र मुख्यमंत्री का संबंधित करते हुए देता है। सी वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखित द्वारा राष्ट्रपति को भेजना त्याग पत्र सौंपता है। वह अपना त्याग पत्र केंद्रीय गृह मंत्री को भेजता है। तो आपको बताना है इसमें सही कौन सा है। तो उत्तर सी हो जाएगा। वह अपने हस्ताक्षर सहित लिखकर राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र सौंपता है। इसमें आपका सी सही हो जाएगा। अनुच्छेद किसके तहत आपको बताना है? अनुच्छेद 156(2) के अनुसार राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए अपने हस्ताक्षर सहित लिखित रूप से पद को त्याग सकता है। 13वां क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है राज्यपाल के वेतन और भत्ते किस पर भारित रहते हैं या किस पर भारित रहते हैं वेतन भत्ते? आपको यह बताना है। क्या भारत की संचित निधि पर, क्या राज्य की संचित निधि पर, क्या भारत की आकस्मिकता निधि पर, भारत की या राज्य की आकस्मिकता नीति पर? तो इसमें से कौन सा सही होगा? राज्यपाल के वेतन भत्ते किस पर आश्रित रहते हैं? राजस्थान की संचित निधि पर या राज्य की संचित निधि पर रहता है। इसकी व्याख्या क्या कहती है, किसके तहत रहती है, ये देखते हैं। अनुच्छेद 202(3) के तहत राज्यपाल के वेतन भत्ते और उसके पद से संबंधित अन्य व्यय राज्य की संचित निधि पर ही भारित व्यय है। राज्य की संचित निधि पर ही भारित है। अनुच्छेद किस में लिखा है? अनुच्छेद 202 में लिखा है। 202(3)(1) में 3 में लिखा है। ये ध्यान रहे, राज्यपाल की पेंशन भारत की संचित निधि से दी जाती है। राज्यपाल के वेतन भत्ते तो राज्य की संचित निधि से, लेकिन राज्यपाल के पेंशन है जो भारत की संचित निधि से दी जाती है, परंतु कार्यकर्ता वेतन राज्य की संचित निधि पर मिलता है। आपको ये दोनों कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेने हैं। 14वां क्वेश्चन, यदि राज्यपाल का पद राज्यपाल पद पर अगर कोई राज्यपाल है और उनकी अचानक मृत्यु हो या अन्य कारणों से वह पद रिक्त हो जाता है तो राज्य के राज्यपाल के कर्तव्य या निर्वाह कौन करता है?
मतलब ये पूछ रहा है कि राज्यपाल पद अचानक खाली हो जाए, उनकी मृत्यु हो जाए, तो उनके कर्तव्य और निर्वह कौन करता है, आपको ये बताना है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री करता है, क्या राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कोई व्यक्ति करता है, क्या संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश करते हैं, क्या विधानसभा के अध्यक्ष करते हैं, आपको ये बताना है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सी, संबंधित राज्य के जिस राज्य में जो हो राज्यपाल, उसके उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्य निर्णय और निर्वहन करते हैं। आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 160 के तहत राष्ट्रपति ऐसी आकस्मिक स्थिति में जिनका इस अध्याय से उपबंध नहीं है, राज्य के राज्यपाल के कर्तव्यों निर्वाह के लिए उपबंध कर सकता है। सामान्यतः इस स्थिति में संबंधित राज्य के उच्च न्यायालय या मुख्य न्यायाधीश को कार्यकारी राज्यपाल पद पर सौंपा जाता है या प्रभार सौंपा जाता है। आपको याद कर लेना है किसके तहत, अनुच्छेद 160 के तहत। कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद कर लेना है। 15वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी राज्यपाल के पद के लिए अनिवार्य शर्त है ना कि योग्यता है। इसमें आपको पूछना है राज्यपाल के लिए शर्तें कौन सी है, योग्यता नहीं बतानी है, सिर्फ शर्त बतानी है। वह भारत का नागरिक हो, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल से किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, वह किसी अन्य राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए। तो आपको इसमें बताना है कि राज्यपाल के पद के लिए अनिवार्य शर्त कौन सी है। तो इसमें उत्तर हो जाएगा आपका सी, वह संसद के किसी सदन या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। ये राज्यपाल पद के लिए अनिवार्य शर्त है। किसके तहत है, अभी देखते हैं। अनुच्छेद 157 में केवल 2 योग्यता लिखी है, नागरिकता और उम्र। योग्यता तो 2 ही है, नागरिकता और उम्र। और अनुच्छेद 58(1) के तहत यह पद की शर्तें हैं। राज्यपाल के पद की शर्तें क्या क्या है, वो किस में लिखी है, 158(1) में लिखी है कि राज्यपाल संसद या राज्य के विधानमंडल में का सदस्य नहीं होगा, और यदि ऐसा व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो वह पद ग्रहण की तारीख से उस पद से सीट रिक्त मान ली जाएगी। ऐसा कंसेप्ट अनुच्छेद 158(1) में लिखा है। 16वां क्वेश्चन बहुत ज्यादा सरल और बहुत ज्यादा क्रिटिकल, हर एग्जाम में पूछा जाता है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राज्य की कार्यपालिका शक्ति के संबंध में आपको पूछा गया है। पहला कथन है, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी और वह उसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से करेगा। क्या यह सही बात है। दूसरा पूछ रहा है, राज्य सरकार के समस्त कार्यपालिका कार्रवाई औपचारिक रूप से राज्यपाल के नाम से की हुई मानी जाएगी। क्या यह सही बात है। तो आपको 16 में बताना है कौन सा कथन सही है, कौन सा गलत है। केवल एक सही, केवल 2 सही, दोनों सही है, ना 2 ना 1 ना 2 सही। तो मैं आपको बता दूं ये दोनों सही है। जो राज्यपाल के लिए कार्यपालिका शक्ति का संदर्भ, दोनों सही बात बताई गई है। इसकी व्याख्या क्या कहती है, देखते हैं। कथन 1, अनुच्छेद 154(1) के अनुरूप में जो राज्यपाल को राज्य का संवैधानिक प्रधान बनाता है। कथन 2, अनुच्छेद 161 में 1 में लिखा है, यह सत्य है, जिसके अनुसार राज्य सरकार ने सभी शासन संबंधित कार्यपाल राज्यपाल के नाम से संचालित होती है। ये किस में लिखा है, अनुच्छेद 166(1) में लिखा है। 17वां क्वेश्चन क्या कहते हैं, देखिए। राज्यपाल निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति नहीं कर सकता। ये क्वेश्चन हर एग्जाम में RS लेवल तक पूछा जाता है। तो आपको बताना राज्यपाल किसकी नियुक्ति नहीं करता है। क्या राज्य के मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के सदस्य की, राज्य के महाधिवक्ता की, राज्य के लोक सेवा आयोग RPC अध्यक्ष और सदस्य की, और राज्य के उच्च न्यायालय व न्यायाधीश की। तो आपको बताना है राज्यपाल इनमें से किसकी नियुक्ति नहीं करता है। तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की करता है, राज्य महाधिवक्ता की, हाँ इनकी करता है, RPC के अध्यक्ष और सदस्य की, इन तीनों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। लेकिन राज्य के उच्च न्यायालय और न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इसमें डी गलत हो जाएगा। इसकी व्याख्या क्या कहती हैं, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। मैंने अभी बताया राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, न कि राज्यपाल द्वारा। हालांकि
राष्ट्रपति नियुक्ति के समय संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श अवश्य लेता है। राज्यपाल से सिर्फ परामर्श लिया जाता है। कर्ता नियुक्ति कौन है? राष्ट्रपति करता है। मुख्यमंत्री आर्टिकल 164 और महाधिवक्ता आर्टिकल 165 आरपीसी सदस्य और नियुक्ति राज्यपाल ही करता है। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल में लिखा है? 164 में लिखा है। महाधिवक्ता की 165 में लिखी हुई है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन, आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? आपको इनमें से 4 ऑप्शन दिए हैं, चारों में से सही ऑप्शन बताना है जो आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों में सही है। इनकी नियुक्ति और इन्हें पद पर हटाने का कार्य राज्यपाल द्वारा किया जाता है। क्या ये सही बात है? चलो देखते हैं कौन कौन सा सही है, इसमें कौन सा गलत है। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है परंतु इन्हें पद से केवल राष्ट्रपति ही हटा सकता है। क्या ये सही है? इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और राज्यपाल इन्हें हटा सकता है। क्या ये सही है? इनकी नियुक्ति पद मुक्ति दोनों राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति और पद मुक्ति मतलब त्याग पत्र या हटाना। तो आपको पूछा है कि इसमें से कौन सा सही है, चारों में से सही पूछा है, तो आपका बी उत्तर सही हो जाएगा। इनकी नियुक्ति राज्यपाल करता है परंतु इन्हें पद से केवल राष्ट्रपति हटा सकता है। किसके बारे में बात करते हैं? आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है लेकिन पद से हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर कर लेना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। किसके तहत? अनुच्छेद 316 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। किसके तहत करता है? 316 के तहत। परंतु 317 के तहत उन्हें पद से हटाने की शक्ति केवल राष्ट्रपति के पास है। उच्चतम न्यायालय की जांच की रिपोर्ट के आधार पर कदाचार के आरोप से हटाया जाता है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण ISRS लेवल के औपचारिक तथ्य है। आपको ये याद कर लेना है। हटाता कौन है? राष्ट्रपति हटाता है। किसके परामर्श? जांच पर कदाचार के आरोप पर हटाता है। और नियुक्ति कौन करता है? 316 के तहत नियुक्ति राज्यपाल करता है। 19वां क्वेश्चन क्या कहता है? देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को राज्य की मामलों में प्रशासन संबंधी प्रस्थापित विधान संबंधित प्रस्तावनाओं के बारे में मुख्यमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार है? किस अनुच्छेद के तहत मुख्यमंत्री से सूचना मांगने का अधिकार है? अनुच्छेद 163, 164, 166, 167। तो आपको पूछा है किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 163, 164, 166, 167। तो आपको बताना है मुख्यमंत्री सूचना किस अधिकार से मांग सकता है, किस अनुच्छेद के से राज्यपाल से मांग सकता है। तो आपका उत्तर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 167 के तहत। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहती है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री के कर्तव्यों की परिभाषा करता है। इसके तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री से राज्य के प्रशासन और विधान संबंधी किसी भी विषय पर सूचना मांग सकता है। किस विषय पर? विधान संबंधित, प्रशासन और विधान संबंधी सूचना मांग सकता है और मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह सूचना उपलब्ध कराए। अनुच्छेद 167 में ऐसा लिखा हुआ है। 20वां क्वेश्चन, राज्यपाल की विधायी शक्तियों के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? आपको बताना है राज्यपाल की विधायी शक्तियों में कौन सा शामिल नहीं है। पहला ऑप्शन है राज्य विधान मंडल का सत्रावहन करना और विधानसभा को भंग करना। क्या यह विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है? बी ऑप्शन क्या कहता है? राज्य के विधान परिषद यदि हो, विधान परिषद राज्यपाल राजस्थान में नहीं है, यदि हो तो कुल सदस्य की संख्या 1/6 भाग को मनोनीत करता है। क्या विधायी शक्ति राज्यपाल की ये है या नहीं है? आपको सी ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्य विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद को रिक्त होने पर किसी सदस्य का सदन में अध्यक्षता सौंपना। क्या ये राज्यपाल की विधायी शक्ति है या नहीं है? तो डी ऑप्शन क्या कहता है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण का आदेश जारी करना। क्या विधायी शक्ति है या नहीं है, आपको ये बताना है। तो इसमें आपने पूछा है कौन सा शामिल नहीं है, तो ये तीनों शामिल है लेकिन डी शामिल नहीं है, जिसमें क्या कह रहा है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण आदेश जारी विधायी शक्ति के अंतर्गत नहीं आता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण मतलब पद का अदला बदली करना अनुच्छेद 222 में लिखा हुआ है। पूर्णतः राष्ट्रपति का अधिकार है ये, जो सीजेआई के परामर्श पर किया जाता है। विकल्प 1 अनुच्छेद 174 में और अनुच्छेद 171 में और सी 180 के राज्यपाल की विधायी शक्तियां हैं। अगला क्वेश्चन 21 में देखते हैं।
संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल की कौन सी शक्ति प्राप्त है? राज्यपाल को शक्ति कौन सी प्राप्त है? अनुच्छेद 174 के तहत, जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट बेनाम रेबिया मामला का मत है। सत्र बुलाने की राज्यपाल की शक्ति पूर्णतः से स्वविवेक शक्ति है। क्या ये सही बात है? बी ऑप्शन क्या कह रहा है? राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सत्र आहूत, सत्रावहन या विधानसभा भंग कर सकता है। क्या ये सही है? राज्यपाल बिना मंत्रिपरिषद की सलाह पर कभी भी किसी सभा भंग नहीं कर सकता। सत्र बुलाने का अधिकार केवल विधानसभा अध्यक्ष को है। तो आपका उत्तर हो जाएगा बी, राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही सत्र आहूत, सत्रावहन और विधानसभा भंग कर सकता है, आर्टिकल 174 के तहत। आपको याद रखना है। देखते हैं इसकी व्याख्या क्या कहती है। इसकी व्याख्या, अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल सत्र बुलाना, सत्रावास करना और भंग करना। सर्वोच्च न्यायालय के बेनाम रेबिया मामले 2016 में यह स्पष्ट किया है कि राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग केवल मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। वह अपनी मर्जी से सत्र नहीं टाल सकता, न बुला सकता, जब तक कि सरकार बहुमत न खो चुकी हो। तो आपको ये याद रखना है। आपका 22वां क्वेश्चन, राज्यपाल के विशेष अभिभाषण के संदर्भ में निम्नलिखितों पर विचार करना है आपको कि विशेष अभिभाषण क्यों बुलाते हैं राज्यपाल, इसके बारे में आपको बताना है। चलो देखते हैं। राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र से प्रारंभ और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र से प्रारंभ में विधान मंडल को संबोधित करता है। क्या ये सही बात है? दूसरा, यह अभिभाषण राज्यपाल स्वयं तैयार करता है और इसे उसकी निजी राजनीति का विचार होता है। तो इसमें से कौन सा सत्य है? केवल एक, केवल दो, दोनों या दोनों में से कोई नहीं। तो ये मैं आपको बता दूं, ये सिर्फ एक सही है, तो केवल एक हो जाएगा आपका। जिसमें क्या कह रहे हैं, राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में विधानमंडल को संबोधित करता है। आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अनुच्छेद 176 के तहत, किसके तहत? 176 के तहत बिल्कुल सही है, कथन तो गलत है। ये इसमें तो ये इसकी व्याख्या दे रखा है, क्योंकि राज्यपाल ये विशेष अभिभाषण राज्य मंत्री परिषद द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें सरकार के नीतियों और भावी योजनाओं को विवरण होता है। ये राज्यपाल के निजी विचार नहीं है। आपको ये याद रखना, राज्यपाल का निजी विचार नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 23वां क्वेश्चन, जब कोई विधेयक राज्य विधायिका द्वारा पारित होकर राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तो अनुच्छेद 200 के तहत उसके पास कौन सा विकल्प उपलब्ध नहीं है? इसमें पूछा है उपलब्ध नहीं है। 200 के तहत, अनुच्छेद 200 के तहत उपलब्ध नहीं है। आपको ऐसा बताना है। वह विधायक पर अपनी स्वीकृति दे सकता है। क्या ये सही बात है? वह स्वीकृति रोक सकता है। क्या ये सही बात है? वह धन विधायक को विधानमंडल के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। आपको यही राइट हो जाएगा। 200 के तहत वह पुनर्विचार का वापस भेज सकता है। ये इसकी राज्यपाल के पास शक्ति है। क्या कहती है इसकी व्याख्या? अनुच्छेद देखो, ये देखो, अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल धन विधायक को या मनी बिल को पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधायक विधानसभा में राज्यपाल के पूर्व अनुमति से ही पेश किया जाता है। साधारण विधायक को वह एक बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। आपको कुल मिलाकर बात इतना याद रखना है कि धन विधायक को दोबारा लौटा नहीं सकता, सिर्फ रोक सकता है और उसे पास करना ही होता है, चाहे बहुमत हो या नहीं हो, धन विधायक को पास करना होता है। बाकी विधायक को एक बार पुनर्विचार के लिए लौटा जा सकता है, वीटो पावर भी इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, ये कंसेप्ट आपको अच्छे से याद करना है। क्या कहता है 24वां क्वेश्चन? क्या कहता है, यदि राज्यपाल किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचाराधीन सुरक्षित रिजर्व रखता है तो आगामी प्रक्रिया किस अनुच्छेद के तहत संचालित होती है? अगर कोई विधायक है और वो राज्यपाल बोल रहे हैं कि राष्ट्रपति के विचाराधीन है, रिजर्व रखा गया है कि राष्ट्रपति इस पर विचार करेंगे, तो उसकी आगे की कार्रवाई क्या होगी, इसमें यह पूछा है और किसके तहत होगी, आपको ये बताना है। तो इसमें कौन सा सही होगा? अनुच्छेद 200, अनुच्छेद 300, अनुच्छेद 200, 201, 213 और 257। तो इसमें आपको बताना है ये पुनर्विचार है या विचाराधीन सुरक्षित रिजर्व रखता है, वो किस अनुच्छेद के तहत रखता है, आपको इसमें ये बताना है। तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति को रिजर्व रखता है राज्यपाल किसी विधायक को। तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं, क्या कहती है इसकी व्याख्या। ये देखो, जब राज्यपाल विधायक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो अनुच्छेद 201 के तहत राष्ट्रपति उस पर निर्णय लेता है। राष्ट्रपति विधायक पर स्वीकृति दे सकता है, रोक सकता है और राज्यपाल के निर्देश दे सकता है कि वह विधायक राज्य विधानमंडल को पुनर्विचार के लिए लौटा दे।
इस स्थिति में राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाती है। सिर्फ राष्ट्रपति के विचाराधीन या राष्ट्रपति जो चाहते हैं या जो कर सकते हैं वही उन पर रहता है। राज्यपाल की इसमें कोई भूमिका नहीं रहती है। 25वां क्वेश्चन, राज्यपाल के लिए किसी विधायक को राष्ट्रपति के विचारार्थ सुरक्षित रखना कब अनिवार्य हो जाता है? अगर कोई राज्यपाल विधायक को राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रखता है या राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है तो ये कब अनिवार्य हो जाता है, आपको ऑप्शन में बताना है। जब विधायक राज्य सूची के विषय से संबंधित हो, क्या ये सही है? जब विधायक देश के संघीय ढांचे या प्रभाव में पड़ता हो, क्या ये सही है? क्या जब विधायक ऐसा हो जिसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, संवैधानिक स्थिति में खतरा हो, तो जब विधायक के लिए नए कर लगाने का प्रावधान हो तो इसमें आपको बताना है कि यह रिजर्व रखता है वो अनिवार्य कब हो जाता है। तो इसमें आपका हो जाएगा सी राइट। जब विधायक ऐसा हो जिसमें उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के संवैधानिक स्थिति व खतरा हो। हाई कोर्ट को अगर खतरा हो तो वह सुरक्षित रख सकता है। देखते हैं इसकी व्याख्या। अनुच्छेद 200 के तहत यदि कोई विधायक ऐसा है जिसमें उच्च न्यायालय की शक्ति अल्पीकरण या कमी हो तो उसकी संवैधानिक स्थिति संकट में पड़ती है। राज्यपाल के ऐसे विधायक को राष्ट्रपति को विचाराधीन सुरक्षित रखना संवैधानिक रूप से अनिवार्य है। ये संवैधानिक रूप से अनिवार्य हो जाता है, आपको याद रखना है। देखते हैं 26वां क्वेश्चन, राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्ति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? इसमें पूछा असत्य कौन सा है? इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 213 में। हाँ, ये सही बात है। अनुच्छेद 213 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। वह शक्ति राज्यपाल तब प्रयोग करता है जब विधानमंडल के दोनों सदन या एक सदन सत्र में नया हो। हाँ, यह भी सही बात है। राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश का वही बल और प्रभाव होता है तो विधानमंडल अधिनियम का होता है। क्या ये सही बात है? आपको बताना है। राज्यपाल स्वविवेक से कभी भी अध्यादेश जारी कर सकता है, इसके लिए मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है। हाँ, ये सही बात है। इसका आपका गलत हो जाएगा सी। नहीं, सॉरी, इसमें अध्यादेश मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक होती, आपका यहाँ पर गलत हो गया। आवश्यकता नहीं है, इसकी जगह होगी आवश्यकता होती है। तो आपका एक सही, दो सही और तीसरा सही, डी गलत है। इसकी व्याख्या क्या कहती है? राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति अनुच्छेद 213 उसकी स्वविवेक की शक्ति नहीं है। स्वविवेक की शक्ति, अध्यादेश जारी करना एक स्वविवेक की शक्ति नहीं। इसका प्रयोग केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कर सकता है। मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है, इसमें कोई मंत्रिपरिषद की सलाह आवश्यक नहीं है, सलाह लेनी आवश्यक है। विधानमंडल का सत्र पुनः शुरू होने पर अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर पारित होना अनिवार्य, अन्यथा वह निष्प्रभावी हो जाएगा। आपको ये पूछा जा सकता है अध्यादेश 6 हफ्तों के भीतर पारित करना अनिवार्य है, ये आपको याद रखना है। अनुच्छेद 213 के तहत स्वविवेक की शक्ति नहीं है। स्वविवेक की शक्ति बारे में हम आगे देखेंगे, आगे क्वेश्चन है दे रखा है। आपका 27वां क्वेश्चन, राजस्थान के वह राज्यपाल जो भारत के वायुसेना अध्यक्ष रह चुके हैं, आपको बताना है वो कौन है। क्या ओपी मेहरा, वसंतराव पाटिल, सुखदेव प्रसाद या कल्याण सिंह? तो मैं आपको बता दूं ओपी मेहरा जी है, जो राजस्थान के राज्यपाल भी बने थे और पहले भारत के वायुसेना अध्यक्ष थे। आपका उत्तर हो जाएगा 1। 28वां क्वेश्चन, राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया के समतुल्य है, यह प्रसिद्ध कथन किसका है? आपको यह बताना है कि सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य किसने कहा है? क्या विजय लक्ष्मी पंडित ने कहा है, क्या सरोजनी नायडू ने कहा है, क्या सुचेता कृपलानी कहा है या जवाहरलाल नेहरू? तो सरोजनी नायडू ने यह कहा है कि राज्यपाल सोने के पिंजरे में निवास करने वाली चिड़िया का समतुल्य है। उत्तर हो जाएगा आपका बी। 29वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? विषय दे रखा है, अनुच्छेद दे रखा है, आपको यह बताना है इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, ऐसा आपको बताना है। अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति, क्या ये सही बात है? आपको बताना है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति, क्या ये सही बात है? अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पदावधि, 157 में राज्यपाल द्वारा शपथ का प्रतिज्ञान, इनमें से कौन सा सही नहीं है, आपको ये बताना है। तो अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति है, मैंने आपको पहले ही बताया है सब अनुच्छेद। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति दे रखा है, सही बात है। 156 में
राज्यपाल की पदावधि दे रखा है, ये भी सही बात है। आपका डी ऑप्शन गलत हो जाएगा, जिसमें 157 में राज्यपाल द्वारा शपथ प्रतिज्ञान नहीं होगा, इसमें होगा यदि राज्यपाल त्याग पत्र देना चाहता है तो वह अपना त्याग पत्र किससे संबोधित करके देगा। आपको यह बताना है, अगर राज्यपाल त्याग पत्र देना चाहता है, वह पद छोड़ना चाहता है, तो अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करके करेंगे या पद देंगे, त्याग पत्र देंगे। क्या भारत के राष्ट्रपति को, क्या भारत के मुख्य न्यायाधीश को, क्या राज्य के मुख्यमंत्री को, क्या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को। आपको बताना है ये किसको संबोधित करके देंगे, तो भारत के राष्ट्रपति को संबोधित करके या उनके नाम से ये त्याग पत्र देंगे। आपका उत्तर हो जाएगा 1। 31वां क्वेश्चन, राजस्थान के उन एकमात्र राज्यपाल को पहचानिए जिनकी पदावधि के दौरान अनुच्छेद 356 के अधीन राष्ट्रपति शासन उद्घोषित भी किया गया और वापस भी ले लिया गया। तो घोषित भी किया और वापस भी ले लिया, आपको ऐसा बताना है कि वो कौन से एकमात्र राज्यपाल है जो उन पे राष्ट्रपति लगा था और वापस भी ले लिया। क्या डॉक्टर संपूर्णानंद जी है, क्या वेदपाल त्यागी है, क्या रघुकुल तिलक है, या एम चन्ना रेड्डी है। मैं आपको ये बता दूं, ये चार जो राज्यपाल हैं, इनके काल में कभी न कभी राष्ट्रपति शासन लगा है, लेकिन आपको ये बताना है वो कौन से राज्यपाल है जो 356 में आपातकाल लगा था, तो लगा था, उद्घोषित भी हुआ और वापस भी ले लिया। आपको ये बताना है। तो रघुकुल जी तिलक है जिन पे उद्घोषित भी हुआ और वापस भी ले लिया गया। आपका उत्तर हो जाएगा सी। इसकी व्याख्या देखते हैं। राजस्थान का तीसरा राष्ट्रपति शासन 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 तक लगा। रघुकुल तिलक के कार्यकाल के दौरान लगाया गया था। उस राष्ट्रपति के शासन की खास बात यह थी कि उसकी उद्घोषणा और उसकी समाप्ति वापसी दोनों इन्हीं के राज्यपाल रहते हुए संपन्न हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात है, आजकल ऐसा आरपीसी क्वेश्चन पूछ रही है। 32वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के राज्यपाल के साथ साथ पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के शासी परिषद के अध्यक्ष भी होते हैं। तो राज्यपाल का पद भी मिलता है और पश्चिम क्षेत्र के सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर में जो उसके शासी परिषद का अध्यक्ष भी होते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री और राजस्थान शिक्षा मंत्री। तो ये तो एकदम नॉर्मल हो गया, क्यों मैं राज्यपाल पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये राज्यपाल हो जाएगा। आपका उत्तर हो जाएगा ब। 33वां क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत ये प्रावधान है कि राज्यपाल राज्य विधानसभा के सत्र को आहूत, सत्रावसान और विघटन कर सकता है। अनुच्छेद 163, अनुच्छेद 174, अनुच्छेद 175, अनुच्छेद 213। तो मैंने आपको पहले पढ़ाया था कि सत्रावसान, सत्र आहूत और सत्र विघटन किस अनुच्छेद के तहत किया जा सकता है, आपको बताना है। तो 174 के तहत सत्र आहूत, सत्रावास और विघटन कर सकता है और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कर सकता है। आपको याद रखना है। उत्तर हो जाएगा ब। इसकी व्याख्या क्या कहती है, देखिए, ये देखो, सेम व्याख्या वही है। अनुच्छेद 174 के तहत राज्यपाल को राज्य विधायिका के सत्र को आहूत बुलाना, आहूत किसे कहते हैं, बुलाना कहते हैं। सत्र अवसान, सत्र समाप्त करने को कहते हैं। और विधानसभा को विघटित, भंग कर सकते हैं, इनकी शक्ति प्राप्त है। हालांकि सामान्य परिस्थिति में राज्यपाल इस शक्ति का प्रयोग मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करते हैं। ये आपको याद रखना है, मंत्रिपरिषद की सलाह पर करते हैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। आपको बताना है कौन सा सही है। पहला क्या कह रहा है, वह राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति होते हैं। तो आपको याद रहे, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति हैं। वह इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी राजस्थान राज्य शाखा के अध्यक्ष है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है। तो आपका केवल 2 नंबर सही हो जाएगा। वो क्रॉस सोसाइटी के शाखा के अध्यक्ष होते हैं, ना कि केंद्रीय विश्वविद्यालय कुलाधिपति होते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय के कुलाधिपति राष्ट्रपति होते हैं और राज्य के कुलाधिपति राज्यपाल होते हैं। आपको याद रखना है। इसकी व्याख्या देखो, राज्यपाल राज्य के अधीन आने वाले राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होते हैं, जबकि केंद्रीय विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भारत के राष्ट्रपति द्वारा उनका नामित व्यक्ति होता है। उनके द्वारा जो भी नामित हो या वो खुद हो, तो वो होते हैं। आपको याद रखना है।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 35वां क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 167 के अनुसार मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति क्या कर्तव्य है, आपको यह बताना है। मुख्यमंत्री का राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होते हैं वो आपको बताना है। पहला क्या कह रहा है, प्रशासनिक और विधायी प्रस्तावों संबंधी मंत्रिपरिषद के निर्णयों की सूचना करना क्या मुख्यमंत्री का कर्तव्य होता है या नहीं होता है। राज्यपाल द्वारा मांगी गई सूचना प्रदान करा, अगर राज्यपाल नहीं मांगता है तो भी मुख्यमंत्री जी को राज्यपाल को सूचना प्रदान करना आवश्यक होता है। क्या कह रहा है, किसी विषय को जिस पर किसी मंत्री ने विनिश्चित कर दिया है परंतु मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया और राज्यपाल के कहने पर परिषद में समक्ष रखना, क्या ये तीनों बातें सही है। तो मैं आपको बता दूं ये तीनों बातें ही सही है। इसकी व्याख्या देखते हैं। ये देखिए, अनुच्छेद 167 के तहत मुख्यमंत्री के कर्तव्यों को परिभाषित करता है, जो राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में एक कड़ी है के रूप में कार्य करता है। इसके तहत सूचना देना मुख्यमंत्री का संवैधानिक कर्तव्य है। ये क्वेश्चन पूछा गया है पिछली बार कि संवैधानिक कर्तव्य होता है या अधिकार होता है, तो मुख्यमंत्री जी का यह संवैधानिक कर्तव्य होता है कि राज्यपाल को सूचना दे अनुच्छेद 167 के तहत। ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन है, आपको समझना है, पहले फिर करना है। 36वां क्वेश्चन, यदि राजस्थान विधानसभा में किसी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं होता है, स्पष्ट बहुमत मतलब पूरे वोट नहीं मिलते हैं, तो राज्यपाल अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। इस संबंध में वह किस क्रम को वरीयता देगा या प्राथमिकता देता। सहकार्य आयोग की सिफारिश के अनुसार आपको सहकार्य आयोग की जो सिफारिशें हुई इसके प्रति नियुक्ति करने के प्रति वो आपको बतानी है और क्रम से बतानी है। पहला कौन सा आएगा, बाद में कौन सा आएगा। चुनाव पूर्व बना गठबंधन, चुनाव पूर्व बना गठबंधन प्री पोल एलियंस, आपको इसके बारे में बताना है। दूसरा है सबसे बड़ा एकल दल, जो अन्य के सहयोग को सरकार बनाने का दावा करते हैं। जो सबसे बड़ा दल है उसके अन्य सहयोग करने वाले बनाने का दावा करें ऐसा, या चुनाव के बाद बना ऐसा गठबंधन जिसमें सभी दल सरकार में शामिल हो, तो कौन से मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकता है, आपको क्रम से बताना है। तो पहले होगा चुनाव पूर्व बना गठबंधन, चुनाव से पूर्व बना गठबंधन पहले ये आएगा। उसके बाद में चुनाव के बाद ऐसा गठबंधन जिसमें सभी दल सरकार में शामिल हो, फिर सबसे बड़ा एकल दल जो अन्य के सहयोग से सरकार बनाने का दावा करे, तो आपका ब उत्तर सही हो जाएगा। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहती है। ये देखिए, सहकार्य आयोग और पूंजी आयोग के दिशा निर्देश के अनुसार त्रिशंकु विधानसभा में राज्यपाल के सबसे पहले चुनाव पूर्व गठबंधन होता है, फिर को आमंत्रित करना चाहिए। उसके बाद चुनाव पश्चात गठबंधन और उसके अंत में सबसे बड़े एकल दल का मौका देना चाहिए। आपको ये तीनों बातें क्रम से याद कर लेनी है। पहले चुनाव पूर्व गठबंधन, फिर उसके बाद चुनाव पश्चात गठबंधन, उसके बाद सबसे बड़े एकल दल को मौका देना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37वां क्वेश्चन बहुत ही इजी है। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है। बहुत इजी और बहुत ही कठिन, क्यों पेपर में ऐसा क्वेश्चन पूछने पर आपको याद नहीं रहेगा, मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूं। तो आपको याद रखना है किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा है, किसका कार्यकाल सबसे अधिक रहा है, आपको ये बताना है वो राज्यपाल कौन है। क्या सरदार हुकुम सिंह है, क्या गुरुमुख निहाल सिंह जी है, क्या संपूर्णानंद जी है, क्या अंशुमान सिंह जी है। तो आपको बता दूं मैं, श्री गुरुमुख निहाल सिंह जी सबसे बड़ा कार्यकाल, ये सबसे लंबा कार्यकाल माना जाता है और यही आपकी वेबसाइट पर दे रखा है। 38वां क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवा आयोग आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों के पद मुक्त करने की शक्ति किसके पास निहित होती है। आपको ये बताना है ये शक्ति किसके पास निहित होती है। क्या राज्य के राज्यपाल, राज्य के मुख्यमंत्री, क्या भारत के राष्ट्रपति, क्या उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको ये बताना है ये शक्ति किसके पास निहित होती है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास निहित होती है आरपीसी के अध्यक्ष सदस्यों के पद मुक्त करने की। अगर नियुक्ति करनी है तो वो राज्यपाल के पास होती है, अगर पद मुक्त करना है या डिसमिस करना है ये शक्ति सिर्फ भारत के राष्ट्रपति के पास है। आपको याद रखना है, ये मैंने पहले बताया था आपको। संविधान के अनुच्छेद 317 के अनुसार
आरपीसी के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाती है। नियुक्ति तो राज्यपाल द्वारा की जाती है, परंतु उन पद से हटाने की शक्ति केवल भारत के राष्ट्रपति के पास है। कदाचार पर हटाया जा सकता है और वैसे ही सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद भी हटाया जा सकता है। 39वां क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा जारी अध्यादेश को राज्य विधानमंडल का सत्र प्रारंभ होने के कितने समय के भीतर अनुमोदित होना आवश्यक है, अन्यथा वह स्वतः निष्प्रभावी हो जाएगा। आपको वो सप्ताह बताना है, महीना बताना है या दिन बताना है। ये 4 ऑप्शन है, क्या 6 सप्ताह है, क्या 6 महीने है, क्या 14 दिन है, क्या 30 दिन है। तो मैंने ये पहला बता रखा है कि अध्यादेश को विधानमंडल में सत्र प्रारंभ होने में कितने समय अनुमोदित करने का आवश्यक है, तो मैंने आपको पहले ही बताया है 6 सप्ताह इसमें टाइम दे रखा है। आपको पहले मैंने व्याख्या के साथ बताया है, अगर याद हो तो। इसकी व्याख्या वही सेम है, देखिए। अनुच्छेद 213 के तहत राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। विधानमंडल के सत्र पुनः प्रारंभ होने के बाद 6 सप्ताह या 42 दिन के भीतर पारित होना अनिवार्य, अन्यथा उसकी वैधता समाप्त हो जाएगी। ये मैंने अभी बताया था आपको पहले। 40वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान के किस राज्यपाल ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था? वह राज्यपाल कौन है जिन्हें अपने पद से त्याग पत्र दिया था? रघुकुल तिलक, मदन लाल खुराना, दरबारा सिंह और निर्मल चंद्र जैन। तो आपको इसमें यह बताना है किस राज्यपाल ने अपने पद से त्याग पत्र दिया था। तो इस क्वेश्चन में कुछ डाउट लग रहा है, 1 मिनट रुको। इसमें तो मदन लाल खुराना है, इन्होंने 1 नहीं दिया। रघुकुल तिलक, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र, 1 मिनट रुकिए। हाँ यही रहेगा, इनके पद पर रहते मृत्यु हो गई थी, वो तो है रघुकुल तिलक, दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन। तो मदन लाल खुराना ने इस्तीफा या त्याग पत्र दिया था, आपका उत्तर हो जाएगा ब। इसकी व्याख्या देखते हैं क्या कहती है। श्री मदन लाल खुराना ने वर्ष 2004 में सक्रिय राजनीति में पुनः लौटने के लिए राजस्थान के राज्यपाल पद से त्याग पत्र दे दिया था। इसके अतिरिक्त प्रतिभा पाटिल ने भी राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए 2007 में त्याग पत्र दिया था। याद रखना है, ये 2 राज्यपाल हैं जो त्याग पत्र दे रखा है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और बहुत सरल है, बहुत बार पूछा जाता है। राजस्थान के चौथी बार राष्ट्रपति शासन लगा था 1992 में 93 में, मतलब 1992-93 में लगाया गया। तब राज्य के राज्यपाल कौन थे, आपको ये बताना है कि लास्ट या अंतिम बार जो राष्ट्रपति शासन लगा 92-93 में, तो उसके समय राज्यपाल कौन थे, आपको ये बताना है। क्या रघुकुल तिलक थे, एम चन्ना रेड्डी थे, क्या सुखदेव प्रसाद थे, वसंतराव पाटिल थे? तो एम चन्ना रेड्डी हो जाएगा। एक बार आरपीसी ने ऐसा क्वेश्चन भी पूछ रखा है कि अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगाने के टाइम मुख्यमंत्री कौन था, और उस समय राष्ट्रपति का नाम, ये मतलब राज्यपाल का नाम दे रखा है। राष्ट्रपति भी पूछते हैं और मुख्यमंत्री भी पूछते हैं, आपको याद रखना है। देखिए व्याख्या क्या कह रही है। राजस्थान का चौथा राष्ट्रपति शासन 15 दिसंबर से 1992 से 6 दिसंबर 1993 तक बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद शेखावत सरकार को बर्खास्त कर लगाया गया था। इस समय राज्य के राज्यपाल एम चन्ना रेड्डी थे। इसमें कथन का विचार कीजिए, आपको यह बताना है राज्य विधान परिषद में कुल सदस्य संख्या 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। क्या ये सही बात है? राजस्थान में वर्तमान विधानसभा परिषद अस्तित्व में नहीं है, परंतु इसके गठन के प्रस्ताव संसद में लंबित है। आपको यह बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है, विचार करके बताओ। तो ये दोनों ही कथन सही है, जिसमें ये प्रस्ताव पारित किया हुआ है वर्तमान विधान परिषद के लिए, और विधान परिषद में 1/6 को मनोनीत करते हैं। आपको याद रखना है। ये देखिए अनुच्छेद किसके तहत करते हैं? अनुच्छेद 171(5) के तहत राज्यपाल साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवी के विशेष विधान परिषद को मनोनीत 1/6 भाग करते हैं। विधानसभा के विधान परिषद में 66 सीट का गठन का प्रस्ताव पारित केंद्र को भेज रखा है, जो भी संसद मंजूरी को इंतजार कर रहे हैं। आपको याद रखना है। 43वां क्वेश्चन देखिए, राज्यपाल की आकस्मिकताओं में कार्यों में निर्वहन का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में? आपको ये बताना है। क्या 158, क्या 160, क्या 162, क्या 165? जो आकस्मिकता के कार्य का निर्वहन राज्यपाल में है वो किस अनुच्छेद में? आपको ये बताना। अगर आपको याद है तो मैंने आपको पहले बता रखा है, अनुच्छेद 160 में आकस्मिकता का कार्य व निर्वहन करने की शक्ति दे रखी है। 44वां क्वेश्चन देखिए, यदि राज्यपाल को लगता है कि राज्य की प्रशासनिक और वित्तीय स्थिति ऐसी है कि राज्य शासन
संविधान के प्रावधान के अनुसार नहीं चलाया जा सकता तो उस वह किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को रिपोर्ट भेजता है और राष्ट्रपति शासन लगाने को कह सकता है। आपको ये बताना है क्या 252, 352, 356, 360, 365, तो ये 3 तो वो अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको ये तो कैंसिल हो ही गया, आप 3 में से बताओ वह कौन सा अनुच्छेद है जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। जिसमें ये क्या बोल रहा है, वित्तीय स्थिति अगर हो तो 356 के तहत वित्तीय स्थिति में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। आपका उत्तर हो जाएगा ब। बहुत ही सरल क्वेश्चन 45वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर रह चुके हैं और बाद में आरपीसी के सदस्य भी बने, वह राज्यपाल कौन है। आपको यह बताना है क्या रघुकुल जी तिलक है जो विंग कमांडर भी रह चुके हैं और फिर आरपीसी के अध्यक्ष रहे हैं, क्या एयर चीफ मार्शल ओपी मेहरा, सुखदेव प्रसाद या मिलाप चंद जैन। तो रघुकुल तिलक साहब जी हैं जो आरपीसी के सदस्य और आईएएफ के विंग कमांडर रह चुके हैं। उत्तर हो जाएगा 1। बहुत ही सरल क्वेश्चन, संविधान के किस संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। वह संविधान संशोधन कौन सा है। क्या 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956, 42वां संविधान संशोधन 1976, क्या 44वां संविधान संशोधन 1978, क्या 86वां संविधान संशोधन 2002। तो आपको बताना है वह कौन सा संविधान संशोधन हुआ जिसमें राज्यपाल संशोधन हुआ जिसमें व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल बन सकते हैं। तो 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत। ये क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ा रखा है, आपको याद करना है, रिकॉल करके बताना है कि क्या आपको ये याद है या नहीं है। विधानसभा द्वारा पारित किसी सामान्य विधेयक, ये पूछ रहा है सामान्य विधेयक को राज्यपाल कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। एक व्याख्या में बताया था मैंने, 17-18 क्वेश्चन है जिसमें आपको बताया सामान्य विधेयक को राज्यपाल कितनी बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। केवल 1 बार, केवल 2 बार, कितनी भी बार, या वह पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। क्या इसमें से कौन सा सही होगा। तो सिर्फ केवल 1 ही बार पुनर्विचार के लिए लौटाया जा सकता है। अगर वापस वो भेज दे या विधेयक पारित कर दे तो उसे पास करना अनिवार्य हो जाएगा। उत्तर हो जाएगा आपका ए। 48वां क्वेश्चन देखिए, राजस्थान में लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय राज्यपाल निम्नलिखित में से किस परामर्श नहीं करता है। किससे परामर्श नहीं करता है, किन किन से करता है। इनमें से आपको 1 गलत होगा, 3 सही होगा। क्या राज्य के मुख्यमंत्री, क्या राज्य विधानसभा के प्रत्येक नेता प्रतिपक्ष, प्रत्येक जो नेता प्रतिपक्ष में बैठते हैं विपक्ष के नेता, के राज्यपाल, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या भारत के राष्ट्रपति। तो आपको ये बताना है परामर्श किससे नहीं लेते हैं लोकायुक्त की नियुक्ति करते समय, आपको बताना है। तो राज्य के मुख्यमंत्री हो जाएंगे, नेता प्रतिपक्ष हो जाएंगे और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे। भारत के राष्ट्रपति से वह कोई परामर्श नहीं लेते हैं लोकायुक्त की। 49वां क्वेश्चन, राजस्थान के वह राज्यपाल कौन थे जो लोकसभा के अध्यक्ष भी रह थे। लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं और राजस्थान के राज्यपाल भी रह चुके हैं। वह कौन से राज्यपाल हैं। क्या सरदार हुक्म सिंह है, क्या बलीराम भगत है, क्या अंशुमन सिंह है, क्या ए और ब दोनों हैं। तो ये आपको बता दूं ये दोनों हैं जो लोकसभा के स्पीकर भी रह चुके हैं और राज्यपाल भी रह चुके हैं। आपका उत्तर हो जाएगा ए और ब, मतलब द हो जाएगा। 50वें क्वेश्चन, कथन के बारे में, कथन पर विचार करना है आपको। पहला कथन है, राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति की न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या विवेकाधीन शक्तियां हैं उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है या नहीं की जा सकती, आपको ये याद रखना है। यदि कोई प्रश्न उठता है कि कोई मामला राज्यपाल के विवेकाधीन के अंतर्गत आता है या नहीं है तो राज्यपाल का निर्णय ही अंतिम होता है। तो ये दोनों बात सही है आपकी, उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है और अंतर्गत आता है या नहीं है ये निर्णय अंतिम होगा, ये राज्यपाल ही निर्णय अंतिम करेगा। 51वां क्वेश्चन, राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। वह कौन से राज्यपाल हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। क्या देवीलाल है, क्या भगवत दयाल शर्मा है, क्या धनिक लाल मंडल है, क्या प्रोफेसर कप्तान सिंह सोलंकी है। वह कौन से राज्यपाल हैं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, आपको यह बताना है। तो भगवत दयाल शर्मा है जो हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। आपको याद रखना है, ऐसा सवाल आरपीसी और आरएसएम भी पूछते हैं। 52वां क्वेश्चन, राज्यपाल को प्राप्त वित्तीय शक्तियों के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य, आपको पूछा है असत्य कौन सा है। 3 सही है, 1 गलत है।
वह सुनिश्चित करता है कि वार्षिक वितरण बजट राज्य विधानमंडल के सामने रखा जाए। क्या ये सही बात है या गलत बात है? धन विधायक उसकी पूर्व सहमति के बिना विधानसभा में पेश नहीं किया जा सकता। क्या ये सही बात है या गलत है? वह राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में करता है। क्या ये सही बात है या गलत बात है? आपको बताना है। यदि अप्रत्याशित व्यय के लिए वह राज्य की आकस्मिकता नीति पर अग्रिम धन दे सकता है। आपको बताना है इनमें से कौन सा गलत है। तो आपका तीसरा गलत हो जाएगा। राज्य वित्त आयोग का गठन प्रत्येक 3 वर्ष में नहीं किया जाता है, आपको याद रखना है। 53वां क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। ये बात सबको पता है, आपको याद रखना है। राज्यपाल इन शक्तियों का प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? आपको एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये सबको पता होता है। कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होती है और संविधान के अनुसार स्वयं अधीनस्थ कार्य मतलब अधिकारियों द्वारा कार्य करवाएंगे। तो ये किस अनुच्छेद में वर्णित है, आपको ये बताना है। क्या 153 है, क्या 154 है, 155 है, 156 है? तो ये अनुच्छेद 154(1) में ऐसा लिखा हुआ है कि कार्यपालक शक्ति राज्यपाल में निहित है। बहुत ही ज्यादा सरल क्वेश्चन है। राजस्थान के राज्यपाल पद पर आसीन होने वाली पहली महिला कौन थी? आपको ये बताना है वह पहली महिला कौन है जो राज्यपाल पद पर रह चुकी है। क्या मार्गरेट आल्वा है, क्या प्रभा राव है, क्या प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है, क्या सरोजिनी नायडू है? तो मैं आपको बता दूं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है जो राज्यपाल पद पर पहली महिला राज्यपाल थी। 55वां क्वेश्चन, राजस्थान में जब पहला राष्ट्रपति शासन पहला तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कब लगा था? 1967 में लगाया गया था। उस समय केंद्र में प्रधानमंत्री कौन थी? आपको ये बताना प्रधानमंत्री कौन थे और राज्य में मुख्यमंत्री कौन थे। आपको दोनों बताना है। उस टाइम पहला जब राष्ट्रपति शासन लगा तो प्रधानमंत्री कौन था और राज्य में मुख्यमंत्री कौन था, आपको ये बताना है। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू और मोहनलाल सुखाड़िया जी थे? क्या इंदिरा गांधी और मोहनलाल सुखाड़िया जी थे? क्या इंदिरा गांधी और भैरव सिंह शेखावत थे? क्या मोरारजी देसाई और हरिदेव जोशी थे? आपको ये बताना है। तो मैं आपको बता दूं उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थे और मुख्यमंत्री राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहनलाल जी सुखाड़िया थे। 56वां क्वेश्चन, राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा में विशेष अभिभाषण। ये देखो वापस क्वेश्चन आ गया विशेष अभिभाषण का। हर पेपर में हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है। आपको ये बताना है किस अवसर पर दिया जाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहले सत्र में किस सत्र में दिया जाता है? क्या प्रत्येक आम चुनाव में पहले सत्र में प्रारंभ में, प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में? क्या ए और दोनों सही है? क्या विधानसभा अध्यक्ष के निर्वाचन के समय? तो इसमें आपका सही कौन सा हो जाएगा, आपको ये बताना है। तो इसमें ए और बी दोनों सही हो जाएगा। प्रत्येक आम चुनाव के पहले सत्र में प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के पहले सत्र के प्रारंभ में। ये मैंने क्वेश्चन आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ये लो एकदम सरल और एकदम कठिन, मतलब कैसा ही मान लो आप ये परीक्षा में आता है और आपको याद ही करना पड़ेगा, सीधा रट्टा ही मारना पड़ेगा। राजस्थान के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसकी मृत्यु उनके पद पर रहते हुई है? पद पर आसीन थे, पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हो गई। वह कौन कौन से राज्यपाल हैं, आपको ये बताना है। चलिए देखते हैं। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह और प्रभा राव। ये चारों ऐसे राज्यपाल हैं जिनके पद पर रहते हुए मृत्यु हो चुकी थी। आपको एकदम कंठस्थ याद रखना है वह कौन कौन से हैं। दरबारा सिंह, निर्मल चंद्र जैन, शैलेंद्र कुमार सिंह, प्रभा राव। तो ये चारों ऐसे हैं जिनकी मृत्यु पद पर रहते हुए हुई है। 2-3 बार पढ़ने पर आपको याद हो जाएंगे। इसमें से एक गलत दे सकता है, इसमें से दोनों गलत दे सकता है और एक सही दे सकता है, आपको याद रखना है। 58वां क्वेश्चन, यदि राज्य विधानसभा किसी ऐसे विधेयक को पारित करती है जो उच्च न्यायालय की शक्तियों को कम करता या संकट में डालता है तो राज्यपाल के लिए अनिवार्य संवैधानिक कदम क्या होगा? आपको ये कथन दे दिया जाए तो आप उत्तर क्या करोगे? आज पढ़ लेते हैं, ये कंसेप्ट क्लियर कर लेते हैं। वह विधेयक को सीधे खारिज करेगा। क्या ये सही बात है? वह विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति से विचारार्थ में सुरक्षित रखेगा, रिजर्व रखेगा, या उस मुख्यमंत्री को वापस लौटा भेज देगा? क्या वह मुख्यमंत्री को वापस भेज देगा? आपको ये बताना है। या चौथा क्या कहता है, वह उस
उसे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के पास राय में भेजेगा। ये आपने अभी देख लिया, इसमें वह हो जाएगा। यह विधेयक को अनिवार्य रूप से राष्ट्रपति से विचाराधीन या सुरक्षित रहेगा, रिजर्व रखेगा, आपको याद रखना है। राजस्थान के राज्यपाल को निम्नलिखित में से कौन सी विवेकाधीन शक्ति प्राप्त है जो भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? वह कौन सी शक्ति है जो राज्यपाल जी को तो प्राप्त है लेकिन राष्ट्रपति जी को प्राप्त नहीं है? किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखना, वह राज्य के प्रशासनिक मामलों में मुख्यमंत्री को सूचना मांगना, क्या ये सही है? क्या विधानसभा का सत्र बुलाना, क्या मंत्रिपरिषद को भंग करना? वह कौन सी शक्ति है, विवेकाधीन शक्ति है जो राज्यपाल जी के पास है लेकिन भारत के राष्ट्रपति के पास नहीं है? तो वह शक्ति है किसी विधेयक को राष्ट्रपति के सुरक्षित रखना। क्यों? राज्यपाल तो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकते हैं लेकिन राष्ट्रपति किसके लिए सुरक्षित रखेंगे? इसके लिए आपको याद रखना है, ये रिजर्व रखते हैं, राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखते हैं, ये सिर्फ राज्यपाल के पास शक्ति होती है। अंतिम क्वेश्चन आज का, संविधान के किस अनुच्छेद में ये उल्लेखनीय है कि राज्यपाल बिना किराए दिए अपने शासकीय निवास का उपयोग का हकदार होगा और उसे ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे? यह किस अनुच्छेद में लिखा है आपको ये बताना है। क्या अनुच्छेद 156(3) है, क्या 157 है, क्या 158(3) है, क्या 159 है? तो एक अनुच्छेद 158(3) के तहत यह लिखा हुआ है, राज्यपाल जी अपने सरकारी निवास का उपयोग करेंगे, उनके हकदार होंगे और ऐसे भत्ते प्राप्त होंगे जो संसद विधि द्वारा अवधारित करेंगे। ये अनुच्छेद 158(3) में लिखा हुआ है। आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताइए। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट डाल सकते हैं, और अगर आपके मन में राज्यपाल के प्रति कोई भी सवाल या कोई भी क्वेरी आपको दिमाग में आती है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें, मैं आपका उत्तर अवश्य दूंगा। आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।